नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरएस एग्जाम 2013 में जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति से संबंधित, उन सब के बारे में इन वीडियो में जानने वाले हैं। जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, वो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और वो पैटर्न समझकर आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं को भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बेहद उपयोगी रहने वाले हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए रसिक प्रिया, ऑप्शन बी सुधा प्रबंध, ऑप्शन 3 है यहाँ पर नृत्य रत्न कोश, यानी ऑप्शन सी है नृत्य रत्न कोश, और ऑप्शन डी है आपके यहाँ पर कला निधि। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन 1 रसिक प्रिया, बिल्कुल ये कुंभा की रचना है। सुधा प्रबंध ये भी है। ऑप्शन 3 नृत्य रत्न कोश ये भी है। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 है आपके कला निधि, ये नहीं है, ये जो है कुंभा की रचना नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4 की कला निधि है वो कुंभा के द्वारा कुंभा की रचना नहीं है। तो कुंभा की रचना कौन कौन सी हो गई? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। सुधा पर और जैसे संगीत सुधा है, इस प्रकार से कुंभा ने कई पुस्तकें लिखी थी। जैसे मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ: संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, और जैसे एक पुस्तक लिखी थी कुंभा ने संगीत राज, जिसके 5 भाग थे, जिनमें से पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश और रथ रत्न कोश, जिसमें से ये नृत्य रत्न कोश है वो आपके इसमें प्रश्न में पूछा गया है। जबकि ये अन्य 4 भागों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कुंभा एक अच्छा जो है संगीतज्ञ था और वो वीणा भी बजाता था, आपको पता ही है। और ये कुंभा के जो संगीत गुरु थे जिनका नाम था सारंग व्यास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन: जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ऑप्शन 1 अलवर शैली, ऑप्शन 2 बीकानेर शैली, ऑप्शन 3 मारवाड़ शैली, ऑप्शन 4 झालावाड़ शैली। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते थे, या उनका संबंध किस शैली से था। दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी उनका संबंध है वो अलवर शैली से था। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 1 यानी अलवर शैली। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से राजपूताना की किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ऑप्शन 1 बदनौर, ऑप्शन 2 ओसिया, ऑप्शन 3 बयाना, ऑप्शन 4 अलवर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि राजपूताना की किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी बयाना। बयाना पर जो है वरिक वंश ने शासन किया था। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 गोगा नवमी कहा जाता है। ऑप्शन 1 भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ऑप्शन 2 श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ऑप्शन 3 भाद्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को, ऑप्शन 4 श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो दोस्तों, आपको बताना है कि गोगा नवमी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गोगा नवमी जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगो जी की स्मृति में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। और जो गोगा जी के ज्यादातर जो मंदिर है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 1 यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को है वो गोगा नवमी मनाई जाती है। तो ये आपके इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है, यानी तेजाजी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन 1 मेड़ता, ऑप्शन 2 गोठ मांगलोद, ऑप्शन 3 पर्वतसर, ऑप्शन 4 नागौर। तो दोस्तों आपको बताना है कि तेजाजी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा कि जो तेजाजी के मेले का आयोजन है वो नागौर जिले के पर्वतसर गांव में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन 3 यानी पर्वतसर, जो कि नागौर जिले में स्थित है। तो तेजाजी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पर्वतसर गांव में किया जाता है, जो कि नागौर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। ऑप्शन 1 प्यारे राम, ऑप्शन 2 साधु सीताराम, ऑप्शन 3 नैनूराम, ऑप्शन 4 केसरी सिंह। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ने 1910 में कोटा में राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से वीर भारत समाज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? केसरी सिंह ने। कब की थी? 1910 में। कहाँ? कोटा में। तो 1910 कोटा में जो है वो केसरी सिंह ने की थी। 1910 कोटा, कहाँ पे की थी? कोटा पे, कोटा में। तो ये पे आपके 1910 में कोटा में जो है वो केसरी सिंह बारट ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से वीर भारत समाज की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन 4 यानी केसरी सिंह बारट ने जो है वो 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की या वीर भारत समाज की स्थापना की थी राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऑप्शन 1 ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन 2 ग्राम अधिकारी के रूप में, ऑप्शन 3 एक उपासक के रूप में, ऑप्शन 4 एक संत के रूप में। तो दोस्तों छत्रपाल या क्षेत्रपाल या खेतपाल के नाम से भी इस नाम को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि आपको बताना है कि राजस्थान की एक संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू है और हम सभी जानते हैं। छत्रपाल, क्षेत्रपाल या खेतपाल जो है वो आपके राजस्थान में ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो कि ग्राम की सीमा पर इनका मंदिर होता है। तो इनके मंदिर की वहां पूजा की जाती है। नवविवाहित जोड़े भी वहां पर आराधना के लिए जाते हैं, जिसे जात देना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपके छत्रपाल या खेतपाल जो है वो ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 8, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन 1 आजीवक, ऑप्शन 2 चारवाक, ऑप्शन 3 बौद्ध, ऑप्शन 4 जैन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी आजीवक संप्रदाय है वो नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 यानी आजीवक संप्रदाय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए जो कि आपके वास्तु शैली और उनसे संबंधित राजवंश है। ऑप्शन 1 मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ऑप्शन बी है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ऑप्शन सी है स्तंभों में बोधी गई का प्रयोग, स्तंभों में बोधी गई का प्रयोग, और आपके ऑप्शन डी है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। तो यहाँ पर आपके सामने संबंध राजवंश है। ऑप्शन 1 है सरकी, ऑप्शन 2 है विजयनगर, ऑप्शन 3 है खलजी, और ऑप्शन 4 है तुगलक। तो ये आपको बताना है। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो कि आपके खलजी से संबंधित है, यानी ऑप्शन 3 से ए। ऑप्शन बी है आपके अष्टभुजीय मकबरा का उदय जो कि आपके तुगलक वंश से संबंधित है। ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी है स्तंभों में बोधी गई का प्रयोग जो कि आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो कि सरकी से संबंधित है। तो इस प्रकार आपके इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4
यानी 3421 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4, यानी जो मेहराब की निचली छत है वो आपकी खलजी से, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तुगलक से, स्तंभों में बोधिगय का प्रयोग विजयनगर से, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरके से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? ऑप्शन 1, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ऑप्शन 2, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। ऑप्शन 3, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और ऑप्शन 4 है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो यहाँ पर आपको उनके बारे में जो सही कथन है वो बताना है। तो ऑप्शन 1, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल राइट, ये सही है। ऑप्शन 2, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रदान करती है, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी राइट है। तो इस प्रकार से ये जो आपके वीडी सावरकर के बारे में जो 4 कथन दिए गए हैं वो चारों ही सही है। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, मान जनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। ऑप्शन, निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अस्मक, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी चेदी, ऑप्शन ई वत्स। इन्हीं दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि मां जनपद का जो युग था उसमें 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में तो प्राय उल्लेख उनका मिलता ही है, लेकिन जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उनमें इनमें से किन किन जो मां जनपद है उनका उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं। ऑप्शन ए में मगध दे रखा है, बिल्कुल मगध का जो है उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, अस्मक का भी मिलता है, कंबोज का भी मिलता है, चेदी का नहीं मिलता है और वत्स का भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आपके इसके करेक्ट आंसर हो गए ऑप्शन ए, बी और सी, और इसमें करेक्ट हैं ए, बी, सी, यानी ऑप्शन 4 इसका आपके करेक्ट आंसर होगा। यानी ए, बी और सी है जिनका उल्लेख, यानी मगध, अस्मक और कंबोज का उल्लेख है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन 1, EJH मेके, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन 2, मॉर्टिमर वाइलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ऑप्शन 3, अमलानंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन 4 है आपके एम रफीक, यानी हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जो संदर्भ दिए हैं वो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, EJH मेके ने सुमेर से लोगों का प्लान, ये बिल्कुल राइट है। मॉर्टिमर वाइलर, पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचारों का प्रवसन, बिल्कुल राइट है। अमलानंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप, बिल्कुल राइट। और ऑप्शन 4 है एम रफीक, मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन संख्या 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ऑप्शन 1, राजा साहू शिवाजी के पौत्र। ऑप्शन 2, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन 3, पेशवा बालाजी राव। ऑप्शन 4, नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र मस्तानी नामक पत्नी से। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अजमेर में
जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो दोस्तों इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो राजा साहू यानी जो कि शिवाजी के पौत्र थे, उन्होंने जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजी थी, जो कि प्रथम मराठा सरदार थे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंकोद सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन ए, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन 2, कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन 3, मंदिर को गंदा करने पर, ऑप्शन 4, पीने के पानी को गंदा करने पर। इन्हीं पंकोदक सनिरोधे जो मौर्य प्रशासन द्वारा जुर्माना लिए जाता था वो किस कृत्य पर लिया जाता था या किस अपराध पर लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी जो सड़क पर कचरा फैलाने वाले या कीचड़ फैलाने वाले थे, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले, उनसे ये जो कर है वो लिया जाता था या जुर्माना लिया जाता था। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई या की गई? ऑप्शन 1, 1892 में, ऑप्शन 2, 1898 में, ऑप्शन 3, 1897 में, ऑप्शन 4, 1886 में। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस की या रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी इसकी स्थापना है वो 1897 में की गई। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है वो बेलूर मठ, यानी जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया बेलूर मठ। तो इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की 1897 में की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन 1, युक्त, ऑप्शन 2, प्रादेशिक, ऑप्शन 3, राजोग, ऑप्शन 4, अग्रहारिक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकारी है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 युक्त था, प्रादेशिक ये भी था, राजोग ये भी था। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा अग्रहारिक, जो कि नहीं था, मौर्य प्रशासन के अधिकारी जो कि मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन में क्या है, प्रादेशिक प्रदेश का अधिकारी जो है वो राज्य जनपद का अधिकारी, और युक्त जो है एक अधीन राजस्व अधिकारी होता था, और अग्रहारिक जो है हर्ष काल का अधिकारी था। यानी अग्रहारिक जो है वो हर्ष के काल का था। किसके काल का? हर्ष के काल का। ये जो है हर्ष के काल का अधिकारी था। और जो आपके राजोग दे रखा है वो जनपद का अधिकारी था। राजू कहाँ का? जनपद का अधिकारी था। ये राजू हैं वो आपके जनपद का अधिकारी था, और युक्त हैं वो एक अधीन राजस्व अधिकारी। क्या है? अधीन राजस्व अधिकारी, अधीन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। जो अग्रहारिक है वो हर्ष के काल का था। चलिए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। ऑप्शन 1 है नौजवान भारत सभा का निर्माण, ऑप्शन 2 स्वराजिस्ट दल का निर्माण, ऑप्शन 3 है दांडी मार्च, ऑप्शन 4 है जलियांवाला बाग त्रासदी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न कूटों से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। यानी आपको इन सभी का क्रम सही करना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी बाद। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटित हुई? तो इसमें सबसे पहले आपके घटित हुई थी जलियांवाला बाग त्रासदी। तो ये आपके 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपके हुई थी स्वराजिस्ट दल का निर्माण हुआ, तो ये आपके आ जाएगा 2 नंबर पे। अगला आपके था नौजवान भारत सभा का निर्माण, जो कि 3 नंबर पे, और दांडी मार्च है वो आपके आ जाएगा नंबर 4 पे। तो इस प्रकार सबसे पहले जलियांवाला बाग
उसके बाद हुआ स्वराजिस्ट दल का निर्माण, उसके बाद नौजवान भारत सभा का निर्माण, उसके बाद दांडी मार्च। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3 यानी 4213। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री कला संस्कृति से संबंधित आरएस 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न, जिनका हमने हल किया। हम आगामी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए आरएस के, उनका भी वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।